बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोरो टाइम न्यूज़ बेल्जियम स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ गैर मुल्कियों की मुशावरती कौंसिल की पाओ पार्टी डार्मस्टड के चेयरमैन अरशद अहमद शहबाज साहब मौजूद हैं। आप जर्मनी में इस कौंसिल के हालिया इलेक्शन में आपने नुमाया कामयाबी हासिल की है, इस हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। अरशद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि गैर मुल्कियों की ये जो मशावरती कौंसिल है, इसका मकसद क्या है और पनागज़ीन अपने मसाइल और अपने जो मुश्किलात हैं अपनी जो उसको किस तरह पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, और इस कौंसिल का कितना किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉरेनर एडवाइजरी काउंसिल का क़याम यहाँ पर एक लंबे अरसे से है और हर सूबे में इसका क़याम है, और इस दफ़ा भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा काम क्या है। यहाँ पर हम बाकायदा लोगों से मिलते हैं, तारकीन वतन से भी मिलते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं। फिर हमारी एक आमला है, हमारी एक कैबिनेट है, हम उसमें डिस्कस करते हैं। फिर एक उसका हल सोचते हैं कि इनको जो मसाइल हैं वो किस तरह हमने वहां तक पहुंचाना, और उसका एक मसौदा तैयार करके हमारा एक मेंबर जो है वो पार्लियामेंट के इजलास में जाता है और उनको अपनी सारी बातें उनको पेश करता है, और उसके बाद पार्लियामेंट उसको सोचती है कि इनके मसाइल को कैसे हल किया जाए। और उसके बाद अल्लाह के फजल से ये आप यकीन जाने कि वो हमारी बात सुनते हैं, और लोगों को भी पता है कि ये मुशावरी काउंसिल जो है ये बाकायदा एक ब्रिज का काम करती है, और इस तरह उनके मसाइल हल करने में हमें मदद बाकायदा हम उनकी करते हैं। अच्छा साहब, ये बताइए कि मार्च में इलेक्शन हुए यहाँ पे डार्मस्टड में, जर्मनी के सूबे हेसन के यह शहर है डार्मस्टड, तो वहां पे ये इलेक्शन हुए। इस हवाले से कुछ बताइए कि जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए उसमें जिस तरह आपने कामयाबी हासिल की, आपकी पार्टी ने कामयाबी हासिल की, इस हवाले से कुछ बताइए नाजरीन को। यहाँ पर तकरीबन जो हिस्सा लेने वाले हैं वो तकरीबन 9 पार्टियां थी, और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो तुर्की यहाँ पर आबाद हैं और तारकीन वतन जो तुर्की हैं वो जंग अजीम से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें वोट देने का भी हासिल है। उनकी 3 पार्टियां खड़ी हुई थी, फिर सोमालिया वाले खड़े हुए थे, फिर इसके अलावा पोलैंड वाले खड़े हुए थे। इसमें यह है कि पार्टियों में मुख्तलिफ किस्म के कौमों के लोग इसमें शामिल हुए। कुर्दिस्तान, नाइजीरिया, पोलैंड, मोरक्को, सोमालिया, पाकिस्तानी इसमें शामिल हुए, और इंडियन भी इसमें शामिल हुए। और इस कदर लोगों का, क्योंकि आजकल जो तारकीन वतन थे वो काफी यहाँ पर आए हुए हैं, और इनकी जो असाइलम की रिहाइश गाहें हैं वहाँ बहुत ज्यादा रश है। और इस दफा ये था कि पहले जो लोग थे वो वोट देने वाले, वो वोट वाले दिन ही जाते थे, लेकिन इस दफा चूंकि कोरोना का है मामला और लोगों ने खास तौर पर अपना खत के जरिए भी वोट डाले गए, और हर कोई कभी उनके कम्युनिटी सेंटर में हर पार्टी जाके मिल रही है। तुर्कियों की मसाजिद यहाँ पर ज्यादा हैं, वहां भी जाके वहां पर बातचीत हो रही है। कम्युनिटी सेंटर के अलावा इनके जो है स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो लोग आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं या दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, सबके साथ एक राब्ता जबरदस्त इत्तेफाक हुआ है। और हम सोच रहे थे कि इतना ज्यादा है कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकला, लेकिन यह है कि हमारी पार्टी जो है उसने 9,552 वोट लिए, और मुझे उसमें से 1,381 वोट मिले, और इंडिया की डॉक्टर प्रभा सिंह है उसे 1,263 वोट मिले, और हमारे जो तीसरे मेंबर थे वो जो कामयाब हुए हैं, अकबर जो है, उन्हें 1,188 वोट मिले। इस तरह ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, और इस कामयाबी की वजह से हम आइंदा भी डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर शहर की इंतजामिया ने एक इलेक्शन कराया, और हमें उसमें डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर प्रभा सिंह को और मुझे उन्होंने डिप्टी चेयरमैन जो मुशावरती काउंसिल है उसके लिए चुन लिया हुआ है। अच्छा साहब, ये बताइए कि यहाँ पे जो इलेक्शन मुहिम चलाएगी, जाहिर है आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसका तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से मालूमात शेयर कीजिए। इसमें जैसे हमारे मुल्कों में भी मुख्तलिफ किस्म के इजलासात किए जाते हैं, जलसे किए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये था कि हमारे जो आदमी थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो शहर की जो मारूफ जगह थी वहाँ पर बैनर वगैरह लगाए गए।
اسی طرح اسائلم کی جو رہائش گاہیں تھیں ان پر بھی جا کے بینر لگائے, ان کو ایک پمفلٹ کے ذریعے ان کو متعارف کروایا. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ان کے لیٹر باکس تھے ہزاروں کی تعداد میں, ہم نے اس کو پرنٹ کروا کر پمفلٹ کو ان کے پورے شہر میں ہم نے اس کو تقسیم کیا. اور اسی طرح یہ ہے کہ اجتماعی جو ان کے کمیونٹی سینٹر ہیں ہم نے وہاں بھی جا کر ان کو تقسیم کیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے حال بھی قانون کے مطابق فاصلے رکھ کر وہاں بھی ہم نے میٹنگز کی. اور خاص طور پر ایک بات یہ بھی میں بات بتا دوں کہ یہ جو کامیابی ہے, ذاتی رابطے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے کہ ذاتی طور پر لوگوں سے ملا جائے. تو آپ کا کس طرح رابطہ ہوتا تھا ذاتی طور پر جب آپ کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ وہاں پہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے تھے؟ ذاتی حیثیت پر کس طرح الیکشن کی یہ مہم ہے کہ چلاتے تھے؟ ہم جو اسائلم کی رہائش گاہیں ہیں وہاں جاتے تھے, لوگوں کو ملتے تھے, ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے آئندہ اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہوں گی اس کے لیے ہم آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اسی طرح ذاتی رابطہ کرنے کے لیے بعض لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا ریسٹورنٹ وغیرہ میں, اس کو ہم نے فاصلے رکھ کر جو قانون کے مطابق ہیں بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ ایڈوائزری کونسل کس قسم کے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں جو تجاویز ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے؟ ظاہر ہے سالم سیکرز کے جو ہیں, جو پناہ گزینوں کے جو معاملات ہیں, جو ان کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں. ان کے رہائش کے مسائل ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, اور میڈیکل کے بھی انہیں سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ زبان میں بھی انہیں دشواری پیش آتی ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے. یہ بڑا اچھا شبیر صاحب آپ نے سوال کیا کہ ہم مدد کیسے کرتے ہیں, کن چیزوں کا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر جب اسائلم والے آتے ہیں ان کو ایک زبان کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کے لیے یہاں سینٹر بنوائے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کو زبان سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو بچے ہوتے ہیں یہاں پر ان کو بھی جو ہے ایک ٹیوشن سینٹر کے طور پر بھی ہم جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان کو ہم مالی امداد بھی ان کو مہیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ان کے طبی معاملات ہیں میڈیکل قسم کے, تو یہاں پر یہ ہے کہ جرمنی میں جو بھی ہوئے گا اس کو میڈیکل کی سہولت ملی ہوئی ہوتی ہے. پھر یہاں بعض دفعہ یہاں کا جو ویزا دینے والا ادارہ ہے, اگر وہاں کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے اور پھر ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو ہم اس میں ہیلپ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جانا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, ان کی مدد کی جائے. تو ارشد صاحب, یہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ رہائش کے, ٹرانسپورٹیشن کا اور دوسرے جو میڈیکل ہیں اور جو اس کے زبان کے ایشوز ہیں اس حوالے سے آپ انہیں رہنمائی کرتے ہیں, تو یہ جو صوبہ ہے جرمنی کا ہیسن میں, تو یہاں کے شہر جو ڈارمسٹڈ ہے یہاں تک آپ کی جو سروسز ہیں, یا پورے صوبے میں یا پورے ملک میں؟ کچھ ناظرین کو اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجیے. یہ ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اصولی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پر جو تارکین وطن ہیں اسی تک محدود رہا جائے. لیکن اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو مختلف شہروں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ادھر بھی پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کا یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس بات کو پھر ہم اسٹارٹ کی جو پارلیمنٹ میں اس میں لے جا سکتے ہیں. یہ براہ راست ہم اس طرح دوسرے شہروں میں جا کے نہیں مداخلت کر سکتے. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ تہذیبی اور ثقافتی روایات ہیں, ظاہر پناہ گزین جو ہیں مختلف دنیا کے خطوں سے یہاں پہ جرمنی کی طرف ہجرت کرتے ہیں, یہاں پہ مقیم ہیں, تو ظاہر ان کی اپنی روایات ہوں گی, ان کی مذہبی, سماجی اور تہذیبی. تو معاشرے کے ساتھ انٹیگریشن کرنے کے لیے آپ کیا سروسز مہیا کرتے ہیں؟ یہ بھی یہاں پر بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ یہاں پر ہم ان کا انٹیگریشن یا انضمام کرنے کے لیے مختلف قسم کے سال میں ایک میلہ لگتا ہے اور اس کی آرگنائزیشن ہمارے ذریعے ہوتی ہے. ہر قسم کا سٹال تارکین وطن لگاتے ہیں جس میں کھانوں کے بھی ہوتے ہیں, ثقافتی بھی ہوتے ہیں, اور اپنی ان کی انفارمیشن دینے کے لیے بھی مختلف انہوں نے سٹال لگائے ہوتے ہیں اور ہم ان کی اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں.
फिर दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा इनकी खेलें वगैरह हम करवाते हैं। फुटबॉल के मैचेस मैंने करवाए हुए हैं। फिर इसके अलावा बास्केटबॉल भी है, और ये भी है कि बाज़ कम्युनिटी सेंटर जो हैं वो चैरिटी वॉक वगैरह चाहते हैं करवानी, या अपने जो उनके इंफॉर्मेशन देने की उनको स्टॉल की ज़रूरत होती है, हॉल की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें भी उनकी मदद करते हैं। अच्छा साहब, ये बताइए कि इसके अलावा खेलों में ज़ाहिर है क्रिकेट फुटबॉल जो है वो इंतहाई मारूफ और नामवर खेलें हैं हमारे एशिया में और जहाँ यूरोप में। तो इसके अलावा कौन सी खेलें हैं जिसके लिए आप सर्विसेज मुहैया करते हैं, उनकी मदद करते हैं पनाह गज़ीनों की? हम ये तारकीन वतन जो यहाँ आए हुए हैं उनको उनको इंज़माम करने के लिए, और इनकी इंटीग्रेशन हो जाए, ये लोगों से मिले जुलें आपस में, तो मुख्तलिफ किस्म की हम खेलों का इनेकाद करवाते हैं, और उनके लिए ये स्टेडियम का मुहैया करना भी हमारे लिए, हम उसके में भी मदद करते हैं। फुटबॉल के मैच होते हैं यहाँ पर, बाज़ दफ़ा क्रिकेट का मैच भी करवाया गया है। इसी तरह बास्केटबॉल का भी मैच हमने करवाए हैं, ताकि हॉल इनको मुहैया किए गए हैं। इसके अलावा ये है कि स्विमिंग वगैरह की भी इनको इजाज़त है, और अगर मस्तूरात करना चाहती हैं तो उसके लिए भी मुकर्रर वक़्त में वो जा सकती हैं, और अमला भी उस वक़्त हमने ये तय किया हुआ है कि उस वक़्त औरतों का अमला हो, और इस तरह उनकी जो है ख्वाहिश के मुताबिक हम इंतज़ाम करवाते हैं। ये हमारी पार्लियामेंट में हमारे कहने पर, क्योंकि डार्मस्टाड को एक पहली दफ़ा हुआ है कि हम जाकर पार्लियामेंट में उनके लिए बात कर सकते हैं, बराह रास्त बात कर सकते हैं। अच्छा साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग मुकीम हैं, ज़ाहिर उनकी अपनी तहजीबी और सकाफती और मजहबी रवायात हैं, और लिबास के मामले में यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन होती है। ख़ास तौर पे जो हिजाब का मामला है वो इंतहाई खसास नौइयत का है। तो इस हवाले से बताइए कि कम्युनिटी कैसे, आपकी जो कौंसल है वो कैसे इन मामला को हैंडल करती है? जर्मनी में आम तौर पर जो ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो बड़े इक़्तिदार पार्टियां हैं वो इस मस्बत रवैया रखती हैं। इक्का दुक्का कोई होगी पार्टी जो मस्बत रवैया नहीं रखती, और यहाँ पर दफ्तरों में या दूसरी जगहों पर भी स्कार्फ पहन कर वो काम करती हैं, और कोई इस किस्म का मसला यहाँ पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया अरशद अहमद शहबाज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और पनाह गज़ीनों को जो मसाइल हैं उस हवाले से आपने अपनी सर्विसेज बताई, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से बाहर रह कर भी पाकिस्तानी जो हैं अपने पाकिस्तानियत का तशख़्ख़ुस जो है उसे बरकरार रखे हुए और पाकिस्तान का रोशन चेहरा पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।